हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर पे हम अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एलिमिनेशन रिएक्शन पे बात करने वाले हैं, जिसका आज हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसे हम लेक्चर फोर्थ बोलने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर नंबर फोर्थ पे हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, ये रहेगा हमारा मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ पायरोलाइटिक एलिमिनेशन। ओके, यानी कि आज के वीडियो लेक्चर पे हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि पायरोलाइटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि एलिमिनेशन रिएक्शन को जनरली हमने क्लासिफाई किया तीन टाइप्स में। कौन कौन सी? इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इवन CB एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब बात आती है कि ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हुई। तो देखो ना, पहले मैं आपको सिंपली बताऊं, पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग EI एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब मैंने आपको पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पहले तो डिस्कशन नहीं करा है, बट ये कहाँ से आई है ये चीज मैं आपको पुराने लेक्चर्स में यानी कि प्रीवियस लेक्चर पे ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। मैं अगेन आपको वापस से वो चीज शो कराऊंगी, बट उससे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि पैरालिटिक एलिमिनेशन यानी कि EI एलिमिनेशन रिएक्शन पे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। ओके, तो फर्स्टली हम ये समझेंगे कि पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, ओरिएंटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, तो देखो, एलिमिनेशन पायरोलाइटिक यानी कि EI एलिमिनेशन रिएक्शन आ कहां से रही है, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ, देन हम पर्टिकुलरली अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन पर डिस्कशन लेंगे। तो देखो ना, आप जस्ट यहाँ पे देखिए, ये इमेज मैंने आपको पहले भी शो कराई थी। इस इमेज में आपको मैंने बताया हुआ था कि आपकी ये EI एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि पैरोलाइटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस कहाँ से आई है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शंस कराते हैं, तो आपको पता है ना, एलिमिनेशन रिएक्शंस कराते हैं तो हमको क्या करना होता है, पेयर ऑफ एटम यानी कि हमने दो एटम को एलिमिनेट करना होता है। और वो दो एटम कौन होते हैं? एक होता है हमारा एक्स ग्रुप, एक होता है हमारा हाइड्रोजन एटम। तो हमने क्या है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से ये पेयर ऑफ एटम यानी कि एक एक्स एटम, एक हाइड्रोजन एटम को क्या करना होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस के टाइम पे एलिमिनेट करना होता है। ओके, और आफ्टर एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ये पेयर ऑफ एटम एक्स ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट करते हैं, तो आफ्टर रिएक्शन आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो एक टाइप का अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये चीज तो मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पहले भी बताई हुई थी। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि एलिमिनेशन रिएक्शन जब आप कराते हैं उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, ये एक्स ग्रुप और ये हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट करा रहे हैं अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। अब बात आती है कि ये आपके जो ये दो पेयर ऑफ एटम है, ये कौन सी पोजीशन से बिलोंग कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हम जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस को फोर क्लासेस पे क्लासिफाई करते हैं। और वो फोर क्लासेस कौन कौन सी होती है? पहली होती है 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे आप अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगली होती है 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगली होती है 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे आप गामा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड लास्ट वन इज 1-4 एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि आपके ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो आपके पेयर ऑफ एटम है जो एलिमिनेट होने वाले हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, ये कौन सी पोजीशन से बिलोंग करते हैं, उसके बेसिस पे हम एलिमिनेशन रिएक्शन को ये फोर क्लासेस पे क्लासिफाई करते हैं। 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोलती है कि अगर ये देखो ना, हम जो यहाँ पर देखो 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, ये आप अगर चारों टाइप के क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनमें आपको वन कॉमन मिल रहा है। ये भी यहाँ भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। तो फर्स्ट पोजीशन में हमेशा कौन प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बोला था फर्स्ट पोजीशन में हमेशा एक्स ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोई भी कार्बन एटम जिसके पास आपके पास जिस कार्बन एटम के पास आपके का क्या होता है, एक्स ग्रुप होता है, इस कार्बन एटम को ही हम हमेशा फर्स्ट कार्बन एटम या फिर अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं। ओके, तो अगर आपका कार्बन एटम, अगर आपके पास जो एक्स ग्रुप है ये भी फर्स्ट पोजीशन से बिलोंग करेगा और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये भी फर्स्ट पोजीशन से बिलोंग करेगा, तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अगला, अगर आपका एक्स ग्रुप तो पहली पोजीशन में है, बट ये जो हाइड्रोजन एटम है ये सेकंड कार्बन एटम, ये आपका सेकंड कार्बन एटम हुआ, जिसे आप बीटा कार्बन एटम भी बोलेंगे। अगर आपका हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन एटम यानी कि कार्बन नंबर सेकंड से बिलोंग करेगा, तो इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को आप 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, या फिर आप इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, और इसी के सिमिलर, अगर आपका एक्स ग्रुप तो आपका पहली पोजीशन में है, बट आपका हाइड्रोजन एटम थर्ड पोजीशन में, थर्ड कार्बन एटम से बिलोंग कर रहा है, इस कार्बन एटम से बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? ये आपका थर्ड कार्बन एटम है, जिसे आप गामा कार्बन एटम भी बोलते हैं। तो इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को आप बोलेंगे 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर गामा एलिमिनेशन रिएक्शन।
इसी के सिमिलर बात होती है 1,4 एलिमिनेशन रिएक्शन में, जिसमें आपका कार्बन एटम पहला जो आपका एक्स ग्रुप है ये तो आपके पहली पोजीशन में प्रेजेंट होगा, बट हाइड्रोजन एटम जो दूसरा लिविंग ग्रुप है ये अगर आपके फोर्थ कार्बन एटम से बिलोंग करेगा तो इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं 1,4 एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, बट इन चारों टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे कॉमन जो एलिमिनेशन रिएक्शन हमको देखने को मिलती है वो होती है आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें आपका एक्स ग्रुप तो अल्फा पोजीशन में होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम कौन सी पोजीशन में बिलोंग करेगा, बीटा पोजीशन से बिलोंग करेगा, कार्बन नंबर सेकंड से बिलोंग करेगा। इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शंस को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फिर फर्दर क्लासिफाई होती है दो टाइप्स में, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब ये सिन और एंटी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये चीज पता है, सिन मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड। मतलब देखिए पहली कंडीशन ये बता रही हूँ कि सपोज आपके पास ये कोई कार्बन की चेन है जिसमें ये आपका अल्फा कार्बन एटम है, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है आपका एक्स ग्रुप। ओके, जिसे आपने एलिमिनेट करना है, और ये है आपकी बीटा पोजीशन, और आपका ये बीटा एलिमिनेशन है तो आपका हाइड्रोजन एटम बीटा पोजीशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो आपका सिन एलिमिनेशन क्या होता है, सिन एलिमिनेशन बोलता है कि ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें आपका ये जो दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप है अगर वो सेम साइड से बिलोंग करेंगे, सेम साइड से एलिमिनेट होंगे, क्योंकि सिन एलिमिनेशन बोला है। ओके, तो अगर आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइम पे ये दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप, ये पेयर ऑफ एलिमिनेटिंग ग्रुप क्या है, सेम साइड से एलिमिनेट होंगे, तो इस टाइप की एलिमिनेशन को आप बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। ओके, और सिन एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है इन्हीं सिन एलिमिनेशन रिएक्शन को आप बोलते हैं पायरोलाइटिक एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर EI एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे लिखा है सिन एलिमिनेशन रिएक्शन को ही आप बोलते हैं EI एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे आपका E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बोला है E आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है। साथ ही साथ अगर E के आगे हमने I लगाया हुआ है तो ये I आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, I आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एक टाइप की इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं ये एक टाइप की इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन है। इतनी चीज क्लियर आई। इसी के सिमिलर एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन ये बोलता है कि अगर आपने एलिमिनेशन तो करा है, जैसे मैंने यही ग्रुप यहाँ पर को रिप्रेजेंट किए, ये मेरा अगर अल्फा कार्बन है, ये अगर बीटा कार्बन है, तो अल्फा पोजीशन में मेरा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक्स ग्रुप, क्योंकि वो ग्रुप वो कार्बन एटम जिसमें एक्स ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। तो और हमने यहाँ बीटा एलिमिनेशन कराना है, तो बीटा में हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, बट ये हाइड्रोजन एटम जो है ये हमारे एक्स ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। एक्स ग्रुप हमारा ऊपर साइड है लेकिन एच ग्रुप हमारा नीचे साइड है। तो अगर हमने एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है तो एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है कि अगर हमारे जो ये दो एलिमिनेटिंग ग्रुप है, ये जो दो हमारे लिविंग ग्रुप है, अगर ये अपोजिट अपोजिट साइड से एलिमिनेट हो रहे हैं, अलग अलग साइड से एलिमिनेट हो रहे हैं, एंटी साइड से एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ये ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलेंगे एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड यही एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों को तीन टाइप की एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ने को मिलती है, E1 एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E1 CB एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अभी तक जितनी भी हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी E1, E2 एंड E1 CB, ये एक टाइप की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है, बट कैसी, अगर हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमको ये पता चलेगा कि एक टाइप की एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन से बिलोंग करते हैं। ओके, लेकिन जब भी हम लोग क्या है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में सिन एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे जिसमें हमारे दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप सेम साइड से बिलोंग करेंगे, सेम साइड से एलिमिनेट होंगे, तो इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है हमारी पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे आप EI एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया EI एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ से आती है। ओके, अब हम लोग पर्टिकुलरली EI एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, इस पे डिस्कशन ले लेते हैं। तो देखो पहले तो आप EI तो समझ गए ना, EI मतलब क्या हुआ, ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें भी आपको एलिमिनेट करने होंगे अपनी ग्रुप्स को। ओके, और ग्रुप आपके क्या होंगे, पर एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो आपकी EI एलिमिनेशन रिएक्शन है ये तो एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है, बट इस एलिमिनेशन रिएक्शन में आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, बट हाइड्रोजन के साथ जो आपका एक्स ग्रुप होता है ये यहाँ पर को EI एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं पैरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, ये कोई आपका हेलोजन एटम, कोई हेट्रो एटम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बल्कि ग्रुप्स देखने को मिलेंगे एक्स की प्लेस पे। ओके, क्योंकि ये जो पैरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये बहुत रेयर होती है और जनरली कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होती है। ओके, अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है वो भी मैं आपको अभी डिस्कस कराऊंगी। तो अभी जिस इतनी चीज माइंड पर रखो कि पैरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन को आप EI एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं, तो यहाँ भी आपको एलिमिनेशन कराना है, वो भी कैसे एलिमिनेशन कराना है, सेम साइड से एलिमिनेशन कराना है। ओके,
बट यहाँ एलिमिनेटिंग वाले एटम्स क्या होंगे, पेयर ऑफ एटम को ही तो हम एलिमिनेट करते हैं, तो एक एटम तो आपका हाइड्रोजन होगा जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया है, बट एक्स की प्लेस में यहाँ पर को क्या है, कोई हेलोजन एटम, कोई हेटेरो एटम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक बल्कि ग्रुप आपके पास होंगे। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। अगली चीज कि यहाँ पर आई आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बोला आई यहाँ पर को क्या है, एक टाइप का इंटर मॉलिकुलर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा है, इंटरनल रिएक्शन की बात कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर को जो रिएक्शन होने वाली है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी। इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर की यहाँ पर को बात की जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलो अब आप EI को थोड़ा साइड रखिए, अब हम पर्टिकुलरली ये पायरोलाइटिक एलिमिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो ना बहुत आसान है, आपको नाम से पता चलेगा। ये पायरोलिटिक मतलब क्या होता है, पहले आप जस्ट वो समझो, एलिमिनेशन तो आपको पता है, ये पायरोलिटिक क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पायरोलिटिक टर्म है ना, ये दो टर्म के कॉम्बिनेशन से बना है। किस किस के, एक तो होता है आपका पायरो, एक होता है आपका लाइटिक। ठीक है, एक होता है आपका पायरो, एक होता है आपका लाइटिक, इसे आप कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा पायरोलिटिक। ओके, अब ये पायरो मतलब क्या होता है, तो देखो ना, पायरो मतलब होता है आपका फायर। ओके, फायर भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे हीट भी बोल सकते हैं। ओके, और लाइटिक मतलब क्या होता है, लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर आप बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन। इसका मतलब पायरोलिटिक मतलब क्या हुआ, पायरोलिटिक मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसकी वजह से हो, फायर की वजह से हो। फायर मतलब हीट की वजह से हो, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो। तो पायरोलिटिक मतलब क्या हुआ, कंबाइंडली पायरोलिटिक मतलब हुआ एक टाइप का डिकम्पोजिशन या फिर आप बोल सकते हैं एक टाइप का ब्रेक डाउन। और किसका ब्रेक डाउन होगा, ऑब्वियसली केमिस्ट्री के अंदर किसका ब्रेक डाउन होगा, केमिकल कंपाउंड का। तो अगर आपके केमिकल कंपाउंड का ब्रेक डाउन हुआ, किसकी वजह से ब्रेक डाउन हुआ, फायर की वजह से, पायरो की वजह से, पायरो मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से ब्रेक डाउन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलिटिक। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पायरोलिटिक मतलब क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय ए हाई टेम्परेचर, इसे हम टर्म देते हैं पायरोलिटिक का। ओके, और पैरोलिटिक के साथ हमने एलिमिनेशन की बात भी करनी है, यानी कि पैरोलिटिक एलिमिनेशन क्या हुआ, इजी सी बात है कि ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जो कि किसकी वजह से होगी, पायरो की वजह से होगी। पायरो मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से होगी। तो देखो यहाँ पे सेम चीज लिखी है कि पैरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, एक टाइप की ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है विच इज ओनली अकर ड्यू टू अ हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर की वजह से होने की वजह से, मतलब ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर की वजह से यानी कि पायरो की वजह से, फायर की वजह से प्रोसीड होंगी, ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या टर्म देते हैं, पैरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, और एक और खास बात इस पैरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन की है वो ये कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ हाई टेम्परेचर पे होती है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे तो होंगी, बट यहाँ पर को इस एलिमिनेशन रिएक्शन को कराते टाइम को आपको कोई भी एक्सेस, कोई भी दूसरे रिएजेंट की यहाँ पर को आपको नीड नहीं पड़ती, यानी कि यहाँ पर को आपको ना एसिड की नीड है, ना आपको बेस की नीड है, ना कोई कैटलिस्ट की नीड है, ना कोई यहाँ पर को आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट की नीड है, यानी कि इन सब की अब्सेंस में, इन सारे रिएजेंट की अब्सेंस में आपकी पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। इट मींस ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जो सिर्फ, मैंने यहाँ पर को ओनली टर्म यूज किया है, यानी कि ये ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन है जो सिर्फ किसकी वजह से प्रोसीड होती है, सिर्फ हाई टेम्परेचर की वजह से प्रोसीड होती है। बाकी के फैक्टर जैसे आपका एसिड, बेस, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट वगैरह, ये बाकी के रिएजेंट का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या टर्म देते हैं, पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। कितनी आसान थी। ठीक है, तो ये होती है आपकी पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जो सिर्फ किसकी वजह से प्रोसीड होती है, हाई टेम्परेचर की वजह से, एक्सेस ऑफ हीट की वजह से प्रेजेंट प्रोसीड होती है। यहाँ पर को आपके को क्या है, बाकी के रिएजेंट जैसे एसिड, बेस, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट वगैरह का कोई भी नीड नहीं होती है। इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि एक टाइप की EI यानी कि इंटरनल एलिमिनेशन या फिर आप बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन होगी। ओके, अब मैंने यहाँ पर ना एक पैरोलिटिक एलिमिनेशन के लिए कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि आपको पैरोलिटिक एलिमिनेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर देगी। ओके, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, मैं आपको पहले उसे पॉइंट आउट करा देती हूँ। ये बोलता है कि ये जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, ये एक टाइप की कंसंट्रेट रिएक्शंस है। और आपको पता है कंसंट्रेट रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, आपको पता है आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है, एक टाइप की कंसंट्रेट रिएक्शंस होती हैं। तो कंसंट्रेट रिएक्शंस में ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपका बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, जैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में होता था। तो सेम चीज आपकी यहाँ भी अप्लाई हो रही है कि आपकी जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, पर्टिकुलरली पैरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, ये एक टाइप की कंसंट्रेट रिएक्शन है, यानी कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, जिस वजह से हम एलिमिनेशन रिएक्शन को कंसंट्रेट एलिमिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ओके, दूसरी चीज, ये जो
एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एक टाइप की सिन एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिन एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब जिसमें जो आपके एलिमिनेटिंग ग्रुप है वो सेम साइड से एलिमिनेट होंगे। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, हमेशा एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड होती है। मतलब आप अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जैसे ही जाएंगे आपको बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होगी और ये ट्रांजिशन स्टेट पर्टिकुलरली पैरोलाइटिक एलिमिनेशन के केस में, ईआई एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। ओके, जैसे आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर भी होता है। तो इसलिए मैं इसे पेरिसाइक्लिक से थोड़ा रिलेट करी ताकि आपके माइंड पे ये पॉइंट बना रहे कि ये जो रिएक्शन है ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के सिमिलर है, क्योंकि ये टाइप की कंसंट्रेट रिएक्शन भी है और इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है जैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती थी, और साथ ही साथ जैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती थी, सेम वैसे ये पैरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, ईआई एलिमिनेशन रिएक्शन एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड होती है। ठीक है, हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाते टाइम हमेशा आपको एक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होगी जो कि हमेशा एक साइक्लिक फॉर्म में होगी। इतनी चीज क्लियर आई। अगली चीज ये कि जैसे मैंने आपको ऊपर भी बोला कि ये जो पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ईआई एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये बहुत रेयरली हमको ऑब्जर्व होती है और बहुत ही रेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एलिमिनेशन रिएक्शन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं जहां हमको जिस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे आपके एसीटेट हो गया, एसीटेट में आपको ये ईआई एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है, ज़ैंथेट में आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है और अमीन ऑक्साइड में आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी एक दो कंपाउंड होंगे, बस बहुत रेयरली ये एलिमिनेशन रिएक्शन हमको ऑब्जर्व होती है। ठीक है, यानी कि बहुत कम कंपाउंड में ये एलिमिनेशन रिएक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। दूसरी चीज कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हमेशा क्या है, गैसियस फेस में एग्जिस्ट करती थी, कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा गैसियस फेस में एग्जिस्ट करती है। तो ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी ईआई या फिर आप बोल सकते हैं पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन की, जिससे मैंने एक डेफिनेशन के फॉर्म में आपको यहाँ ऐड किया हुआ, जिसकी वजह से आप एक डेफिनेशन की हेल्प से पूरी पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पूरी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें। तो मैंने आपको क्या बोला था, देखिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को वहां हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है द टर्म पैरालिटिक एलिमिनेशन लिटरली मींस दैट, पैरालिटिक एलिमिनेशन का मतलब क्या है, ये बोल रहा है दिस इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन व्हिच इज अ कंसंट्रेट, जो कि एक टाइप की कंसंट्रेट एलिमिनेशन रिएक्शन है, साथ ही साथ सिन एलिमिनेशन रिएक्शन है और अकर वाई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और जब ये अकर करती है तो इनको एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको ऑब्टेन होती है, जिसमें इन विच द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एसीटेट, ज़ैंथेट, अमीन ऑक्साइड, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनको हम क्या अप्लाई करते हैं, इनको हम क्या देते हैं, हीट देते हैं। हीट क्यों देते हैं, क्योंकि हमको पता है ये एक टाइप की पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर पायरा है, इसका मतलब क्या होता है, फायर, यानी कि हमने ये जो रिएक्शन करानी, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है वो हीट की प्रेजेंस में करानी है। ओके, अगली चीज ये बोल रहा है कि ये जो पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन है वो डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल रिएजेंट। ओके, यानी कि ये जो पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन है ये कोई भी एडिशनल रिएजेंट को, सॉल्वेंट को, एसिड को, बेस को रिक्वायर्ड नहीं करती है। और ये मोस्टली कैसे कैरीड होती है, ये मोस्टली कैरीड होती है इन गैसियस फेस। ओके, तो ये होती है आपकी फाइनल बात पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन पे। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये था आपका पैरालिटिक एलिमिनेशन, होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतनी बात हुई पैरालिटिक एलिमिनेशन पे। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ इसके एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो और तो देखिए यहाँ पे एक और चीज यहाँ पर ऐड की हुई है, ये क्या बोल रहा है, ये चीज है जो मैंने आपको आगे बताई। ये बोल रहा है द पैरालिटिक एलिमिनेशन जो आपका है इसे आप ईआई एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और ईआई मतलब आपको क्या बोल रखा है, ये एक टाइप का इंटरनल या फिर एक टाइप का इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी कि जो आपकी पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एक टाइप की इंटरनल या फिर आप बोल सकते हैं एक टाइप का इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ईआई एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर पैरालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन एक टाइप की इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों है। अब आपको समझ में आ रहा है, मैं वापस से आपको ये चीज समझा रही हूँ। देखिए होता क्या है ना, अगर आपको मैं ईआई नहीं, अगर मैं आपको वापस से E1 या फिर आप बोल सकते हैं E2 या फिर आप बोल सकते हैं E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कराऊं, तो इन तीनों एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको जो रिएक्शन करानी होती है वो रिएजेंट की प्रेजेंस में करानी होती है, जैसे आपके बेसिस हो गए या फिर आपके एसिड हो गए या फिर आपके सॉल्वेंट हो गए, आप इनकी प्रेजेंस में अपनी रिएक्शन
को प्रोसीड कराते हैं। यानी कि इन रिएक्शन में आप क्या करते हैं, इन रिएक्शन में आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं और वो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, इन रिएजेंट के साथ। सपोज मैं पहला रिएजेंट बेस की बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे, इन रिएक्शंस में चाहे अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं बट करते तो सेम चीज है, हम अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बेस के साथ या फिर एसिड के साथ या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं एंड देन आफ्टर रिएक्शन हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, हमारा प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होता है। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोग एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं या फिर हमारी ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड के बीच में हमारी रिएक्शंस होती है, तो आपको पता है ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को टर्म दिया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो ये आपकी क्या होती है, एक टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन, E1 E2 एंड E1 CB क्या होती है, एक टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि इनमें जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, रिएक्टेंट की साथ, रिएक्टेंट की वजह से तो हो रही है बट कब, जब आपका रिएक्टेंट इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे आपका इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है ना, आपके अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपस में compete करते हैं, तो अलग अलग स्कूल के बच्चे आपस में compete कर रहे हैं, तो इस कंपटीशन को हम बोलते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। ओके, लेकिन अगर एक ही स्कूल के अंदर जो अलग अलग बच्चे हैं वो compete करें, एक ही स्कूल है बट एक ही स्कूल के अंदर के बच्चे आपस में compete कर रहे हैं, इस टाइप के कंपटीशन को हम बोलते हैं इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। मतलब स्कूल एक ही है बट बच्चे क्या है, आपके उसी स्कूल के अंदर अलग अलग बच्चे हैं। वही चीज यहाँ है, आपका मॉलिक्यूल एक ही है, बस उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स अलग अलग हैं और वो आपस में compete कर रहे हैं, बाहर से कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, जो कि आपको EI रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है। EI रिएक्शन में क्या है, आपको इन रिएजेंट का यूज नहीं करना होता है, आप बेस वगैरह किसी का यूज नहीं करते, आप सिर्फ किसका यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर का, हीट का। और आपको पता है हीट से तो कोई मॉलिक्यूल मिलना है नहीं, तो आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिर्फ हीट की प्रेजेंस में अकेले रिएक्ट करता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करता है, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। ओके, तो वही चीज है, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन यानी कि अलग अलग स्कूल्स हैं, यानी कि अलग अलग स्कूल मतलब अलग अलग आपके पास मॉलिक्यूल है और ये आपस में compete कर रहे हैं और ये आपस में रिएक्ट करते हैं, किससे, किसके केस में, जैसे E1 के केस में, E2 के केस में, E1 CB के केस में। और इंट्रामोलिकुलर के केस में क्या होगा, आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और इस सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो compete करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारी पायरोलिसिस एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो एक टाइप की इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से ही यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। इतनी चीज क्लियर है। अब अगला स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, अगला स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि ये जो EI एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, इसे आप पेरिसाइक्लिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर थर्मल सिन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बता दिया कि ये EI एलिमिनेशन रिएक्शन में स्पाइरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन के जो फीचर्स हैं वो सेम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के सिमिलर है। दोनों आपकी कंसंट्रेट रिएक्शन है, दोनों के केस में जो आपको इंटरनल ट्रांजिशन स्टेट मिलती है वो साइक्लिक फॉर्म में मिलती है, दोनों की जो रिएक्शंस है वो थर्मल कंडीशन में प्रोसीड होती है। इट मींस EI जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के सिमिलर है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ये जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है इसको हम एक दूसरे टर्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की पेरिसाइक्लिक, क्योंकि इसके रिएक्शंस के जो फीचर्स है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के सिमिलर है, और साथ ही साथ सिन, क्योंकि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो सिन पैटर्न में हो रही है, सिन पैटर्न में हो रही है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये EI एलिमिनेशन रिएक्शन एक टाइप की पेरिसाइक्लिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एक टाइप की थर्मल सिन एलिमिनेशन रिएक्शन है। थर्मल क्यों, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो सिर्फ थर्मल कंडीशन में हो रही है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये जस्ट वही बातें होगी जो हमने आगे डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी प्रोलाइटिक एलिमिनेशन रिएक्शन के बेसिस पे। अब हम लोग प्रॉपर एग्जाम्पल पे बात करते हैं प्रोलाइटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो
तो देखो ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी पायरोलिटिक एलिमिनेशन पे एआई रिएक्शंस क्या होती है इनके बेसिस पे। अब हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल मैकेनिज्म पे भी बात कर लेते हैं। तो पहला जो एग्जांपल हम डिस्कस करने वाला है यहाँ पर, ये एग्जांपल है आपका पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो हम एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं, ईआई एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बहुत रेयर हमको ऑब्जर्व होती है, बहुत रेयरली हमको ऑब्जर्व होती है, और साथ ही साथ कुछ ही गिने चुने हमारे कंपाउंड है जहां पर हमको ये चीज ऑब्जर्व होती है। और वो कंपाउंड मैंने आपको क्या बोला, एसीटेट हो सकते हैं, जेंटेट हो सकता है, अमीन ऑक्साइड हो सकते हैं। तो पहले हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एसीटेट का ले रहे हैं। ओके, हम एसीटेट में पायरोलिसिस करा के शो कराएंगे, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को शो कराते हैं। ठीक है, तो देखो एसीटेट के केस में कैसे रिएक्शन हो रही है, तो एक चीज आप अपने माइंड पर रखिएगा, वो ये ट्रिक जैसा आप इसे माइंड पर रखिएगा। देखिए वो ये कि जैसे आपको पता है ना कि ये जो पायरोलिसिस रिएक्शन है बहुत रेयर है, कुछ ही कंपाउंड में ऑब्जर्व हो रही है, तो आप कुछ पॉइंट अपने माइंड पर रखिएगा। वो ये कि जैसे अगर आप एसीटेट में कभी भी पायरोलिसिस रिएक्शन कराएंगे तो जो आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो आफ्टर रिएक्शन आपको एल्कीन तो मिलना ही है, बट एल्कीन के साथ यहाँ पर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आपको ऑब्टेन होगा, और वो प्रोडक्ट एसीटेट के केस में क्या होगा, एसिटिक एसिड। यानी कि आपने एसीटेट के अंदर ऐसे आपने एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है, ऐसे आपने पायरोलिसिस कराना है जिससे आपको एल्कीन तो ऑब्टेन हो, और एल्कीन के साथ जो आपको साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो आपका क्या होगा, एसिटिक एसिड। ओके, तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये हमारा एसीटेट मॉलिक्यूल है, और मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो पायरोलिसिस रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ भी आपका दो ग्रुप एलिमिनेट होंगे। ओके, एक होता है आपका एक्स, एक होता है आपका एच, बट मैंने क्या बोला, इस केस में पायरोलिसिस के केस में जो आपका एक्स है ये कोई हेटेरो एटम नहीं होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ये आपका कोई तो मैंने आपको क्या बोला था, पायरोलिसिस के केस में ये एक्स ग्रुप आपका कोई हेटेरो एटम नहीं होगा, कोई आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होगा, ये एक बल्की ग्रुप होगा। ठीक है, तो मैं आपको एसीटेट में शो करा देती हूँ। देखिए ये जो पूरा ग्रुप है ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ओके, ये जो पूरा बल्की ग्रुप है, ये ग्रुप आपका क्या है, यहाँ पर एक्स ग्रुप की तरह ये बिहेव कर रहा है, और ये एक्स ग्रुप जो जिस कार्बन से अटैच कर रहा होगा, जिस कार्बन से अप्रोच कर रहा होगा, उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसका एडजेसेंट कार्बन हो गया बीटा, इसका एडजेसेंट हो गया गामा। ये तो बेसिक आपको पता है। ओके, और हमको पता है जो पायरोलिसिस है ये एक टाइप का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो हमने हाइड्रोजन को कौन सी पोजीशन से एलिमिनेट करना है, एक्स ग्रुप तो हमारा अल्फा पे होगा, लेकिन हाइड्रोजन हमने कहां से लेना है, बीटा कार्बन से लेना है। तो देखो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पर कुछ शो किया हुआ है। ओके, अब होगा क्या, आपने यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है और यहाँ से एक्स को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच को बॉन्ड क्लीव करेंगे और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो कार्बन के ऊपर क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज। मैं आपको रफली यहाँ पे शो करा रही हूँ, आपको क्या मिलेगा, इस कार्बन के ऊपर मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और अगर आप इस कार्बन से ये बल्की ग्रुप एलिमिनेट करेंगे, ये एक्स ग्रुप एलिमिनेट करेंगे, तो मैंने आपको क्या बोला था, हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर जाता है, एक्स ग्रुप हमेशा नेगेटिव चार्ज लेके जाता है। तो अगर आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर जाएगा तो इस कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, अगर आपका एक्स ग्रुप ये पूरा ग्रुप नेगेटिव चार्ज लेके बाहर जाएगा तो इस कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, कार्बन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। अब क्या होगा, मैंने आपको ये स्टेटमेंट भी बताया था कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव एलिमेंट है, उस पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो एक बार के लिए ठीक चीज है, लेकिन कभी भी किसी पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पर कार्बन के ऊपर हो रहा है। कार्बन एक टाइप का पॉजिटिव एलिमेंट है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ये एक बार के लिए इसे सह सकता है, लेकिन कार्बन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कार्बन क्या बोलेगा, कार्बन बोलेगा कि मैं तो एक पॉजिटिव एलिमेंट हूं, मुझे तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए नहीं। तो ऐसा करो, तुम इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर दो, क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज भी दो इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बना है, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर भी दो इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बना, और कोई बॉन्ड है वो भी दो इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बना है। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती हैं, आप इसे कभी भी आपस में इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में क्या है, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो ये कार्बन बोलेगा कि मैं इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ पाई बॉन्ड में, तो यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड, और जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी और ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इलेक्ट्रिक था, तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही बीच में शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, और आपको एल्कीन ऑब्टेन हुई, और आप देख सकते हैं आपको ये ग्रुप एलिमिनेट हुआ। देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, अभी मैं मैकेनिज्म कितनी प्रॉपर दिखाऊंगी, विच इज रफली बोल रही हूँ। ये एक्स ग्रुप आपका कुछ ऐसे मिला, और मैंने क्या बोला, एक्स ग्रुप हमेशा नेगेटिव चार्ज लेके बाहर जाता है, एच हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर जाता है,
तो होगा क्या, ये जैसे पॉजिटिव चार्ज किसको देखेगा, नेगेटिव चार्ज को, ये कंबाइंड हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि आपको एसिटिक एसिड ऑब्टेन हो गया। तो यही चीज तो हमने करनी है। तो देखो कितनी बेसिक रिएक्शन है, ठीक है, तो कोई भी डरने वरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान पायरोलिसिस की रिएक्शन रहती है। तो एसीटेट के केस में पायरोलिसिस कैसे होगी आपने देखा। तो ये तो जस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, ठीक है। अब हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे कि कैसे कैसे आपकी ट्रांजिशन स्टेट भी तो हमने बनानी है, ट्रांजिशन स्टेट तो इंपॉर्टेंट स्टेट से बन रही है, वो सारी चीजें हम मैकेनिज्म में देखेंगे। अभी रिएक्शन में आप इतना बोलिएगा, ये आपका एसिटेट है, एसिटेट का अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ से ये ग्रुप एलिमिनेट हुआ, यहाँ से ये ग्रुप एलिमिनेट हुआ, आपको एसिटिक एसिड मिला। बचा हुआ ये यहाँ पर आपको क्या हुआ, आपका एल्कीन मिला, प्रोपीन आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुआ। और रिएक्शन कंडीशन में देख लीजिए, आपने हीट दी है क्योंकि पायरोलिसिस रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है। साथ ही साथ यहाँ जो एलिमिनेशन हो रही है वो सिन एलिमिनेशन हो रही है, तो आपने यहाँ पर कुछ सिन भी लिखा हुआ है। इतनी चीज क्लियर आई। अब हमने ये तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ये सिंपल रिएक्शन देख ली, रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या मिला वो भी देख लिया, प्रोपीन और एसिटिक एसिड। अब ये ऑब्टेन कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। तो बहुत आसान है, आप जस्ट देखिए, देखो मैंने यहाँ पर एसिटेट लिख दिया, ठीक है, तो ये एसिटेट मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये थोड़ा वो दिख रहा है, इसको मैं CH ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, ये देखो CH कर दिया, ठीक है। तो देखो एसिटेट वही है ना आपका, ये पूरा ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हो गया, ये आपका CH वाला हो गया, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये आपका CH3, ठीक है, इसको CH2 पूरा ही लिख लेते हैं, खोलते नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH3, ठीक है। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, और आपको पता है बीटा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, तो मैंने एक हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया, ठीक है, इसलिए मैंने इसे ऊपर किया ताकि हमको आसानी हो। तो हमने क्या किया, देखो ये अल्फा कार्बन में ये X ग्रुप लगा है, ये बीटा कार्बन, बीटा से हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन को सिंपल करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे लिख दिया। हमने क्या किया, तीनों कार्बन एटम को ऐसे लिखा है, ये आपका अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा कार्बन एटम, ये आपका गामा कार्बन एटम। यहाँ पे सिन एडिशन होना है, सिन एलिमिनेशन होना है, दोनों को सेम साइड से, दोनों ग्रुप को H को और X को सेम साइड से एलिमिनेट होना है। तो हमने H को देखो नीचे साइड लिख दिया, क्योंकि ये जो बल्कि ग्रुप है, ये जो X ग्रुप है, ये भी नीचे साइड है, ठीक है, तो दोनों को हमने नीचे साइड शो करा दिया। अब हम यहाँ पर को एलिमिनेशन शो करेंगे, ठीक है, बाकी ग्रुप एज इट इज है, आप देख सकते हैं। अब हमने एलिमिनेशन कैसे करानी है, देखो होता क्या है ना एलिमिनेशन में, आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर को एरो के थ्रू दिखाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म है, मैं आपको जो समझा रही हूँ, बट आप यहाँ पर कुछ चीजें एरो के थ्रू बताएंगे। आप बोलेंगे ये जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये जैसे क्लीव होगा तो आपको पता है यहाँ पर क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये किसकी ओर शिफ्ट होगा, कार्बन की ओर। तो आप इस एरो को कहाँ की ओर शिफ्ट करेंगे, कार्बन की ओर, ओके। और जैसे ही कार्बन के ऊपर ये जो, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने क्या बोला, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का हमने ये बॉन्ड को क्लीव करना है, क्योंकि हमने या एक ग्रुप ये निकालना है, एक ग्रुप ये निकालना है, ठीक है। तो क्लीवेज अगर सपोज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीव होगा तो कैसे होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हेट्रोलाइटिक की तो क्लीवेज होगा। मैंने क्या बोला, होमोलाइटिक क्लीवेज कब होता है, जब हमें रेडिएशन प्रोवाइड होती है, बट यहाँ तो कोई रेडिएशन नहीं है ना, तो हम यहाँ पर हेट्रोलाइटिक की क्लीवेज कराएंगे। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये बोलती है कि बॉन्ड में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक ही कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे, और वो भी कौन सा कार्बन एटम, मतलब सॉरी कौन सा एटम, जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही ये क्लीव करेगा, कार्बन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगा, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपने ये बोला, ये जो बॉन्ड का जो एरो आपने दिखाया, ये ऊपर की ओर दिखाया, कि ये दिखाना चाहते हैं आप कि ये जो बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है किसकी ओर शिफ्ट हुए हैं, कार्बन की ओर, ओके। अगला स्टेप में आप क्या बोलेंगे, अगला एरो आप कैसे दिखाएंगे, अगला एरो आप ये दिखाएंगे कि जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन को लगेगा नेगेटिव चार्ज, बट आपको पता है कार्बन एक पॉजिटिव स्पीसीज है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले नहीं सकती। तो होगा क्या, ये कार्बन क्या इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ की ओर शिफ्ट कर देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो होगा क्या, आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो नहीं करेंगे, आप जस्ट बोलेंगे कि जैसे ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन ने अपने बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर दिया, इस साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो आप जस्ट इसे एरो से शो करेंगे कि आपका बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट हुआ, ओके, यानी कि यहाँ पर आपको एक नया बॉन्ड मिलने वाला है, ओके। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही यहाँ पे नया बॉन्ड आएगा तो आपको पता है ये कार्बन एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी। देखो आप खुद ही देख लो, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, ये नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, तो ये कार्बन की तो वैलेंसी बढ़ गई, पेंटावैलेंट हो गया, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, दो बॉन्ड यहाँ बना रहा है, दो बॉन्ड यहाँ बना रहा है, यानी कि ये कार्बन एटम ओवरऑल 5 बॉन्ड बना रहा है, बट ये 5 तो बना नहीं सकता, इसको तो 4 बॉन्ड बनाना है। तो क्या करेगा, देखो डबल बॉन्ड को क्लीव कर नहीं सकता, हाइड्रोजन को क्लीव करने से बेटर है कि ऑक्सीजन को क्लीव कर दे, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से निकल सकता है। तो ये आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, आप जस्ट ये देखेंगे कि कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीव करेगा, ये वाले बॉन्ड को क्लीव करेगा, क्योंकि हमने हाइड्रोजन
और ये X ग्रुप को निकालना है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आप क्लीव करेंगे तो कैसे क्लीवेज होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन है। तो कार्बन बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव चार्ज। तो आप ये शो कराएंगे यहाँ एरो से कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है किसकी ओर शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुए। तो आप जिस यहाँ पर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लीव वगैरह आपने कुछ नहीं कराना, आप जिस यहाँ पर को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे क्लीवेज हो रही है, आपने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आपको नए नए बॉन्ड देखने को मिलेंगे। नए नए बॉन्ड क्या देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होगी। तो आपने यहाँ पर को रिएक्शन ऐसे दिखाए कि ये आपके एज इट इज है। आपने क्या दिखाया, देखो जैसे यहाँ पर आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए तो कार्बन बना नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव है तो उसने अपने बॉन्ड को यहाँ की ओर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नया बॉन्ड आपको ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ पे आपने ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, तो मैंने देखो डबल डैगर का साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट लगाया हुआ है, जो मुझे ये दिखा रहा है कि ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट में आपने क्या दिखाया है, ये ग्रुप आपके एज इट इज देखो CH3, ये CH, ये CH, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका पूरा बॉन्ड है, ठीक है, ये सिंगल वो नहीं है, ये आपका पूरा बॉन्डेड है ऐसे, ठीक है। मैं इरेज करके वापस से दिखाती हूँ, ये आपका ऐसा है बॉन्ड ऐसे, ठीक है। ये है CH, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। आपने क्या दिखाया, ये वाला CH दूसरे CH से अप्रोच कर रहा है, ये वाला CH दूसरे CH से अप्रोच कर रहा है, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने वाला है क्योंकि कार्बन के ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज और कार्बन ने इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट किया, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनने वाला है। क्योंकि ये अभी पार्शियल है तो हमने इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ओके। अगला ये वाला बॉन्ड भी आपका सिंगल लाइन में ही होगा, तो आप दिखाएंगे अगला CH2 किसके साथ अप्रोच कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड का बीच का बॉन्ड क्लीव हुआ तो ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ना, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो हुआ क्या, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता, जैसे मैं आपको ऊपर तो ऐसे बता रही थी कि ऑक्सीजन नेगेटिव आपको यहाँ पे मिला, C डबल बॉन्ड O आपको, ये जैसे ये बॉन्ड क्लीव हुआ ना, सॉरी ये नहीं, ये बॉन्ड जैसे आपका क्लीव हुआ तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ और यहाँ से H पॉजिटिव क्लीव हुआ, तो ये डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, ये डायरेक्ट अप्रोच, यहाँ आपको लग रहा है कि ये दोनों कंबाइंड हुआ और आपको एसिटिक एसिड मिल गया, बट एक्चुअल में ये ऐसे कंबाइन नहीं होता। ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ, वो मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगा। हुआ क्या, जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इस ऑक्सीजन ने क्या, क्योंकि आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी कि डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है तो ये कार्बन अब अगेन अनस्टेबल हो गया, क्योंकि अब देखो ये पेंटावेलेंट हो गया, देखो ये पेंटावेलेंट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए, 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, इट मीन यहाँ पे पेंटावेलेंट हो गया। अब इस पेंटावेलेंट को सुधारने के लिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देगा, ऊपर, यानी कि कार्बन बोलेगा भाई तुम इस डबल बॉन्ड को ऊपर लो जिसके से मैं स्टेबल हो जाऊं। तो अगर ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर को क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन हो जाएगा स्टेबल। अब यहाँ पे इस नेगेटिव चार्जेस से क्या होगा, हाइड्रोजन अप्रोच करेगा। तो देखो ये कुछ स्टेट की स्टेट आपको मिली, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी पहले सिंगल बॉन्ड था बट इसने डबल बॉन्ड बनाया, इसने पाई बॉन्ड बनाया क्योंकि इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड बनने वाला है, तो आपने यहाँ पर को पाई बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो किया, ठीक है। बाकी के ग्रुप आपके एज इट इज हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पॉजिटिव अप्रोच करने वाला है, नया बॉन्ड बनने वाला है, तो आपने इसे डॉटेड लाइन से शो किया। तो ट्रांजिशन स्टेट ये होती है आपकी, जहां पे आप क्या है, बाकी की जो बॉन्ड पहले हैं उन्हें तो आप नॉर्मल लाइन से, वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो बॉन्ड बनने वाले हैं, जो नए बॉन्ड आपके बनने वाले हैं, उसे आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट आपको यहाँ पर को ऑब्टेन हुई, ओके। अब क्या हुआ, तो ये ट्रांजिशन स्टेट देखो मैंने बता दी ना ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनी, मैं आपको वापस से रिपीट करा के सारी चीजें दिखा रही हूँ, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको वापस से दिखा रही हूँ, देखो हुआ क्या है, यहाँ पर को हुआ ये है, कुछ नहीं करना है हमको, क्या एलिमिनेट करना है, H को और X को एलिमिनेट करना है। X ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, हमने ये दोनों बॉन्ड को यहाँ क्लीव करना है, ठीक है। तो क्लीव कैसे किया, तो देखो फर्स्टली कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेगा, तो आपको पता है हाइड्रोजन में ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज। क्यों लगेगा मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये बॉन्ड क्लीव किया सपोज यहाँ से, तो हाइड्रोजन को मिला पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव है, कार्बन को मिला नेगेटिव चार्ज, ओके। अब देखिए कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो कार्बन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। तो जैसे इस कार्बन एटम ये नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, बट ये वाला कार्बन स्टेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 5, बट कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इस कार्बन को एक बॉन्ड को क्लीव करना होगा।
तो कौन सा बॉन्ड करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ का बॉन्ड। और आपको पता है अगर ऑक्सीजन के साथ का बॉन्ड क्लीव करेगा तो हमें पता है एक्स ग्रुप हमें कैसे मिलता है, नेगेटिव के फॉर्म में मिलता है। यानी कि यहाँ पे जब भी क्लीवेज होगी तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। बट इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लगाना अभी फेवरेबल नहीं है क्योंकि कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, क्योंकि हमने बॉन्ड को तब क्यों क्लीव किया, ताकि इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। तो बॉन्ड क्लीव करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और हमको यहाँ पर को हमारा प्रोपीन ऑब्टेन हो गया, एल्कीन हमको ऑब्टेन हो गया। समझ में आया। और यहाँ पे क्या हुआ, अब आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से अप्रोच नहीं करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, वापस से इस नेगेटिव चार्ज को एक बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर पहले ये चीज सुन लीजिए कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रिएक्शन करानी है वो एक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो कराते हुए करनी है। अगर ये डायरेक्टली इससे अप्रोच कर लेगा तो देखो यहाँ पर आपको एक साइक्लिक इंटरमीडिएट ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना होगा, इस नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करना होगा इस पोजीशन में, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट करना होगा बॉन्ड में। तो जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा तो ये अगेन ये कार्बन एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ये कार्बन एटम 5 वैलेंसी यहाँ शो करेगा बट कार्बन एटम सिर्फ 4 वैलेंसी शो कर सकता है। तो ये क्या करेगा, कार्बन एटम यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज लगा, अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर को क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पर को आपको फाइनली एसिटिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपने ये ही स्टेप्स फॉलो कराना है, एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है उसको आपने यहाँ पे शो कराना है। और जो बॉन्ड बने हुए हैं उनको तो आप नॉर्मल लाइन से शो कराएंगे, बट जो नए बॉन्ड बनने वाले हैं उन्हें आप डॉटेड लाइन से शो कराएंगे। और यहाँ पर आप अपनी ट्रांजिशन स्टेट, जो कि एक टाइप की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, उसे आप शो कराएंगे। इससे आप ऊपर डबल डेकर साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डबल डेकर साइन आपको यही रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन हुई है। और आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट आप अपना फाइनली एल्कीन और एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट आप यहाँ पर को शो करा सकते हैं। तो कितनी आसान थी आपकी रिएक्शन, समझ में आई। तो ये है आपकी पायरोलिसिस रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं EI एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर अ एसीटेट। आसान थी ना। अब सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लेते हुए चलते हैं। दूसरा एग्जांपल के थ्रू हम लोग हमारी पायरोलिसिस रिएक्शन को समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब हमने क्या करना है, देखो अब हम लोग जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेने हैं जिसमें हम लोग EI रिएक्शन कराने वाले हैं वो है आपका अमीन ऑक्साइड। ओके, तो कभी भी आप अमीन ऑक्साइड में EI एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो इसको एक नेमिंग रिएक्शन से जाना जाता है, इसे आप बोलते हैं कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो आपका अमीन ऑक्साइड है ये आपको डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता, आपको पहले अमीन ऑक्साइड को फॉर्म करना होगा, देन आप उसमें पायरोलिसिस कराएंगे। ओके, तो पहले आप ये चीज देखिए कि आप ये अमीन ऑक्साइड को ऑब्टेन कैसे करेंगे, लाएंगे कहां से। ठीक है, तो अमीन ऑक्साइड कहां से ऑब्टेन होता है, अमीन ऑक्साइड आपका फॉर्म होता है टर्शरी अमीन से। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, बस आप अपनी टर्शरी अमीन में क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको रिएजेंट कौन सा चाहिए, फेंटोन्स रिएजेंट का आप जनरली यूज करते हैं। और फेंटोन्स रिएजेंट क्या होता है, H2O2 प्लस Fe2 पॉजिटिव आयन। तो जैसे ही आप इस रिएजेंट का आप यूज करेंगे और इस रिएजेंट का आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, टर्शरी अमीन के साथ, तो आपको आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अमीन ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। अब आप देखिए हमने जो रिएजेंट यूज किया है वो अमीन ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए किया है। ठीक है, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए किया है। तो जैसे आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा आप उसे एक्सेस ऑफ हीट देंगे, यानी कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे, थर्मल कंडीशन देंगे। जैसे आप उसे थर्मल कंडीशन देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगी जिसमें आपका एक X ग्रुप और H ग्रुप एलिमिनेट होगा और आफ्टर रिएक्शन आपको क्या एक एल्कीन ऑब्टेन होगी। इतनी चीज क्लियर आई। तो कैसे रिएक्शन हुई, तो बहुत आसान है, आप जस्ट देखिए। आपने क्या किया, देखो पहले आपने टर्शरी अमीन लिया, टर्शरी अमीन मतलब आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ आपकी 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के लोन पेयर। इसके साथ हमने 3 मिथाइल ग्रुप लगाए, 1 2 और तीसरा यहाँ पे है। बट देखो अगर मैं इसे टर्शरी अमीन ऐसे बना के रख देती, देखिए एक मिनट, अगर मैं इसे जस्ट इतना टर्शरी अमीन देती तो हमें क्या, हमने तो यहाँ पर कोई ये जो पायरोलिसिस रिएक्शन है वो एक टाइप की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बीटा कार्बन एटम होना ही चाहिए। तो ये कार्बन एटम तो हमारा अल्फा होगा, जब भी हम आगे बात करेंगे इससे जो अमीन ऑक्साइड बनेगी तो उसमें भी ये वाला जो कार्बन एटम होगा वो अल्फा होगा। बट हमें कैसा कार्बन एटम भी चाहिए, बीटा। तो हमने क्या बोला कि इसको हमने CH2 बोल दिया, इसके साथ एक और कार्बन की चेन ऐड की जिसे हमने बोला CH3, और इसको हमने बोला ये हमारा बीटा कार्बन एटम। ओके, तो ये किया आपने अपने टर्शरी अमीन की रिएक्शन क्या किसके साथ की, अपने रिएजेंट के साथ थी, H2O2 प्लस Fe2 पॉजिटिव आयन। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपने क्या करनी है, टर्शरी अमीन में ऑक्सीडेशन कराना है, इसको ऑक्सीडाइज कराना है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुई वो है आपकी ऑक्सीडेशन की। ओके, अब आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो होता क्या है, इस रिएजेंट से क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपने अपने टर्शरी अमीन का क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही आप अपने टर्शरी अमीन को ऑक्सीजन देंगे तो होगा क्या, आपने आपके रिएजेंट से ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ, तो देखो होगा क्या ना, ऑक्सीजन नेगेटिव के फॉर्म में जैसे ट्रांसफर होगा, आपका नाइट्रोजन क्या करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कभी भी आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस नाइट्रोजन ने जैसे यहाँ पर कोई टर्शरी अमीन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस अमीन में जो नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन एटम की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गए, बॉन्ड पेयर में। ओके, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना लिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ से हट के बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन क्या है, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। बट जब ऐसा होता है, आपको पता है ना, अगर नाइट्रोजन के पास इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से, अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया, कहाँ कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो जैसे ही बॉन्ड बन जाएगा, इस नाइट्रोजन को क्या बेकार सा फील होने लगेगा, इसे लगेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज था, बट मैंने इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी फील होगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हुआ, इसे हम बोलते हैं अमीन ऑक्साइड, यानी कि हमने क्या किया, टर्शरी अमीन का ऑक्सीडेशन करा के अमीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा लिया, और अब हम लोग ने इस अमीन ऑक्साइड में क्या कराना है, हीट करा के, इसको एक्सेस ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करा के अपना एल्कीन यानी कि यहाँ पर को EI एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। तो हमने यहाँ पर को डेल्टा यानी कि हीट लिखा और ब्रैकेट में लिखा सिन एडिशन। तो क्या हुआ यहाँ पर को, देखो वही चीज यहाँ पे करनी है आपने, देखो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये आपका अल्फा कार्बन एटम, ये आपका बीटा कार्बन एटम। ओके, तो आपने क्या करना है, इस बीटा कार्बन एटम में, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये आपका CH2 ग्रुप हो गया, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका CH2 ग्रुप हो गया, ऊपर आपका हाइड्रोजन एटम हो गया, यानी कि आपने इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से एलिमिनेट करना है और इस ग्रुप को आपने यहाँ से एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, वही चीज होगा आपका, देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैंने कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा है, देखो ये CH2 है, इस CH3 था, इस CH2 और इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम था, तो इसको हमने ऐसे लिखा CH2 हाइड्रोजन एटम, उसके एग्रीजन पोजीशन में CH2 एंड देन N पॉजिटिव CH3 और O नेगेटिव मैंने नीचे की ओर लिखा। ओके, अब हुआ क्या, देखो अब वही चीज है जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल पे डिस्कस किया, हमने ये देखा कि यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना है, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर शिफ्ट होंगे, कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, तो एरो लगा ऊपर की ओर। अगर कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो होगा क्या, कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा तो कार्बन स्टेबल नहीं हो पाएगा, कार्बन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, तो हमने एरो लगाया आगे की ओर कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होगा वो कहाँ की ओर चला गया, आगे की ओर, यानी कि ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पर को आपको ऑब्टेन हुआ। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर को डबल बॉन्ड लगेगा तो ये कार्बन एटम अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ये पेंटावैलेंट हो जाएगा। आप देख लीजिए, दो बॉन्ड यहाँ बनाए, दो बॉन्ड यहाँ लगाए, एक बॉन्ड यहाँ, यानी कि पेंटावैलेंट हो गया। अब ये कार्बन एटम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड को क्लीव करेगा, वो ये वाला बॉन्ड होगा। अगर ये बॉन्ड क्लीव होगा तो ये कैसे क्लीव होगा, आपको पता है, ये बॉन्ड नीचे की ओर क्लीव होगा। कैसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है एक्स हमेशा नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, तो ये दोनों बॉन्ड नीचे की ओर शिफ्ट होंगे। तो जैसे ही ये बॉन्ड नीचे की ओर शिफ्ट होंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी खत्म, और ऑक्सीजन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है कि किससे अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन से अप्रोच करेगा। तो अब कुछ एरो वाला रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट काट कूट नहीं करनी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर को अपना एरो के थ्रू दिखाएंगे कि कौन सा बॉन्ड कहाँ को शिफ्ट हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, आपने हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको पता है दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, तो आपने दिखाया कि ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ, और अगर ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा तो कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा तो कार्बन उस बॉन्ड को यहाँ की ओर शिफ्ट करेगा, जिसके से यहाँ पाई बॉन्ड ऑब्टेन होगा। अगर यहाँ पाई बॉन्ड लग गया तो ये वाला कार्बन अनस्टेबल, ये क्या करेगा, बॉन्ड को क्लीव करेगा नाइट्रोजन के साथ, और ये बॉन्ड किसकी ओर क्लीव होगा, नीचे नाइट्रोजन की ओर क्लीव होगा। तो नाइट्रोजन को जैसे नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, और ऑक्सीजन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है कि किससे अप्रोच कर लेगा, हाइड्रोजन से अप्रोच कर लेगा, जिसकी वजह से हमको जो ट्रांजिशन स्टेट मिली, मैंने ऊपर लगाया डबल डेगर साइन, इट मीन्स ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। तो आपको इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या देखने को मिल रहा है, देखो आपको मैंने क्या बोला था, ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड बने हुए हैं उनको एज इट इज रहने देना,
बट जो बॉन्ड बनने वाले हैं उसको आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो सारे बॉन्ड आपके एज इट इज है, बट आपको पता है CH2 और CH2 के बीच में, ये वाला जो CH2 और इस CH2 के बीच में क्या बनने वाला है, एक डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो हमने उसे डॉटेड लाइन से शो किया। एक सिग्मा बॉन्ड तो शो किया है, बट एक नया पाई बॉन्ड ऑब्टेन होने वाला है, तो डॉटेड लाइन से शो किया। और हमने क्या देखा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड बनना नहीं है ना, क्योंकि जैसे इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज डालेंगे, ये नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनना। बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक और नया बॉन्ड बनना है, तो आपने इसे डॉटेड लाइन से शो किया। तो ये आपको 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन हुआ। तो ये हुआ आपका 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन ऊपर आपको 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिली थी, नीचे आपको 5 मेंबर साइक्लिक स्टेट आपको ऑब्टेन हुई। तो कितना आसान है, इतनी चीज क्लियर है। अब क्या होगी, अब आप तो देखो डायरेक्टली क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से निकला, ये तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट थी, ये बॉन्ड आपका यहाँ से निकला, इसने पार्शियल बॉन्ड के बदले अब ये पूरा वाला बॉन्ड बना दिया। यानी कि यहाँ पर को क्या हुआ, ये बॉन्ड आपका नीचे की ओर टूटा, जिसकी वजह से क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से बैलेंस हुआ, और ये बन गया एन के ऊपर साथ लगेंगे 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ लग गया हाइड्रोजन, यानी कि ये ग्रुप आपका एलिमिनेट हुआ, और ये बच गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये आपकी एल्कीन आपको यहाँ पर को ऑब्टेन हो गई, ये आपकी इथीन आपको यहाँ पर को ऑब्टेन हो गई। बस ये ही रिएक्शन आपने यहाँ शो करानी थी। तो कितनी आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं करना आपको, ओके। लेकिन यहाँ पर जब भी आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको इंटरमीडिएट स्टेट यानी कि ट्रांजिशन स्टेट शो करानी ही करानी, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, वो भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से ही प्रोसीड होती है, तो ट्रांजिशन स्टेट आपने दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इतना सिंपल सा एग्जाम्पल आपने काम करना है। जो बॉन्ड आप जहां को तोड़ रहे हैं आप बस उसको एरो से रिप्रेजेंट कीजिए। बाकी ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड बने हुए हैं तो उसे तो वैसे से रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो नए बॉन्ड बनने वाले हैं उसे डॉटेड लाइन से, एंड देन फाइनली आप अपना प्रोडक्ट को शो कर लीजिए। तो ये 2 एग्जांपल के थ्रू आप बहुत आसानी से एग्जाम में अपने पैरालिसिस प्रोसेस को, और या फिर आप बोल सकते हैं EI एलिमिनेशन रिएक्शन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। अब लास्ट चीज हमारी ये बचती है कि साइलेंट फीचर्स क्या है पैरालिटिक रिएक्शंस के। तो यहाँ पे साइलेंट फीचर लिखा हुआ था, बट ये कट गया, बट आप समझ लीजिएगा ये है साइलेंट फीचर्स। तो मैं तो आपको जो PDF दूंगी उसमें तो लिखा होगा, बट यहाँ पर को ये कट गया, ठीक है। तो साइलेंट फीचर्स क्या है, तो अगर हम लोग रेट वगैरह की बात कर लें तो ये बोल रहा है द मेन फीचर्स ऑफ दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग इन द एलिमिनेशन इंटरनल या फिर आप बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस आर गिवन बिलो। तो पहला साइलेंट फीचर ये है कि अगर आप EI एलिमिनेशन रिएक्शन को चेक करेंगे, इसकी काइनेटिक्स चेक करेंगे, तो EI एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और क्यों करती है आपको पता है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपके पास सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म होती है, आपके पास सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके अलावा रिएक्शन में कोई दूसरी चीज है ही नहीं। आप बस बाहर से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, बट रिएक्टेंट के अलावा रिएक्शन के अंदर कोई चीज दूसरी चीज है ही नहीं। इट मीन अगर आप रेट निकालेंगे तो रेट टोटली किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ रिएक्टेंट पे। इट मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर को आपको मॉलिक्युलरिटी भी 1 मिलेगी और ऑर्डर भी 1 मिलेगी, यानी कि ये जो हमारी EI एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अलावा कोई रिएजेंट वगैरह भी नहीं है जो रिएक्शन को अफेक्ट कर सके, सिर्फ एक ही फैक्टर है वो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो टोटली डिपेंड किस पे करती है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है EI रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। दूसरी चीज क्या बोल रही है, वही चीज है, ठीक है, थ्योरी पे लिखा हुआ। अगली चीज क्या बोल रहा है कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन इंटरनल इज अ थर्मली एक्टिवेटेड एंड डज नॉट नीड एनी एडिशनल रिएजेंट अनलाइक अ typical elimination pathway when where an acid and a base is required and sometime involving a charge intermediate, okay। तो ये बोल रहा है कि ये जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर आप बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एक टाइप की क्या है, थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो थर्मली प्रोसीड हो रही है। तो ये बोल रहा है कि इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो किसके थ्रू एक्टिवेट होता है, थर्मल कंडीशन के थ्रू एक्टिवेट होता है। यहाँ पर को आपको दूसरी टिपिकल एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे आपकी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह यहाँ पर को आपको कोई एडिशनल रिएजेंट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये एक टाइप की सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन है जो कि एक्टिवेट होती है बाय थर्मल या फिर आप बोल सकते हैं हीट, ओके। पॉइंट क्या बोल रहा, अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है इसका मोड आपको पता है, ये सिन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, सिन मोड से प्रोसीड करती है। साथ ही साथ इस एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको जो इंटरमीडिएट मिलती है, ये बोल रहा है वो हमेशा या जो 4 मेंबर्ड होनी चाहिए या 5 मेंबर्ड होनी चाहिए। 6 मेंबर्ड यहाँ पर को आपको साइक्लिक इंटरमीडिएट ऑप्टेन नहीं हो सकती। क्यों ऑप्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है 6 मेंबर कंपाउंड में क्या होता है, अगर ये 6 मेंबर
साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाए तो वो कोप्लेनर नहीं होगा, वो अपनी प्लेनरिटी को क्या कर देगी, लॉस कर देगी, लूज कर देगी, जिसकी वजह से क्या है, हमको प्लेनर इंटरमीडिएट ही ऑप्टेन चाहिए, हमें प्लेनर इंटरमीडिएट ही चाहिए होते हैं, जिस वजह से हम लोग जनरली ये प्रेफर करते हैं कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमें इंटरमीडिएट मिले वो एक टाइप की कोप्लेनर हो, जिसकी वजह से हम लोगों को 5 और 4 मेंबर की इंटरमीडिएट ऑप्टेन होते हैं, 4 एंड 5 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट ऑप्टेन होती है, 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट ऑप्टेन नहीं होती। ओके, एंड देन लास्ट वन इज यहाँ पर को जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपके दूसरे फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स या फिर कोई दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हैं उस पर टोटली डिपेंड करती है, इसके अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स पे यहाँ पे आपकी रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी आज की रिएक्शन, आज की एलिमिनेशन रिएक्शन पे, जो है आपकी पायरोलाइटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे आप इवन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।